अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत। जी, 15th एडिशन अपनी आबोताब के साथ जारी है। दुबई और शारजाह स्टेडियम इसकी मेजबानी कर रहे हैं और तमाम तर मुकाबले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले एशिया कप में देखने में आ रहे हैं। और अफगानिस्तान की टीम की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो नाकाबिले शिकस्त टीम एक बनती जा रही है, बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो एक थ्रेटनिंग टीम के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। कल अगेन बड़ा जबरदस्त मैच देखने में आया। इंडिया और हांगकांग के दरमियान मुकाबला रहा, यकीन कांटेदार मुकाबला था, लेकिन ब्लू शर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। विराट अपने ट्रैक पर वापस देखने में नजर आया। और साथ अब कल की अगर बात करें, कल जो है जो इंडिया की टीम ने सेकंड टीम बन चुकी है सुपर 4 में क्वालिफाई करने वाली। और अब फ्राइडे की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फ्राइडे को जो हो रहा है बड़ा अहम मुकाबला पाकिस्तान और हांगकांग का अहम टाकरा होने जा रहा है। मैदान में टीमें उतरेंगी। अब देखना यह है कि कौन इन होता है और कौन आउट होता है और कौन अपनी परफॉर्मेंस से सुपर 4 में क्वालिफाई करता है। इस तमाम तो सूरत हाल पे हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और अभी आपका भी फिलहाल शुक्रिया एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। जी राशिद साहब। जनाब। तो मैच समरी कुछ ऐसी है कि सूर्या कुमार यादव हैं, सुपर परफॉर्मेंस दी है। 26 गेंदों पे 6 छक्के 6 चौके। और सूर्या कुमार आजकल जो है अपने जोबन पे जिसको कहते हैं उस पे हैं। विराट कोहली ने 59 बनाए, केएल राहुल ने 36 बनाए। केएल राहुल ऑफ कलर हैं लेकिन ट्रैक पे आ रहे हैं, रन्स निकलना शुरू हो गए हैं। मोहम्मद गजनफर ने एक विकेट ली और जनाब आयुष शुक्ला ने भी एक विकेट ली है। इसके बाद अगर उनकी बैटिंग की तरफ देखें तो बाबर हयात जिस तरह से वो ओमान में खेलते आ रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने यहाँ भी खेला है। 41 रन बनाए हैं। किंचित शाह हैं, उन्होंने 30 रन बनाए हैं। जीशान अली ने जनाब बनाए हैं 26 रन। ओवरऑल देखा जाए तो दो टीमें हैं ये दोनों। एक तो बिल्कुल यंग टीम है लेकिन पहली दफ़ा एशिया कप में 150 प्लस रन बनाए हैं हांगकांग ने, वो भी इंडिया की मजबूत बॉलिंग के खिलाफ। ओवरऑल देखा जाए हांगकांग बिल्कुल हारा 40 रन से, लेकिन ओवरऑल कारकर्दगी हांगकांग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हांगकांग अच्छा खेला। ठीक है, मैच समरी आपने मुलाजा किया। बात करते हैं कुछ कल के बड़े इंटरेस्टिंग टाकरे की। राशिद साहब, कल भारत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। विराट खास तौर पे जिनके लिए बातें की जा रही थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए या फिर उनको ड्रॉप भी कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। कल विराट ने बता दिया कि कितनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और साथ सूर्या की। तो अब अगर इसकी बात की जाए तो भारत की अब आने वाले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं और हमारे लिए खास तौर पर पाकिस्तान की टीम के लिए अब कितना टफ टाइम देने वाली है टीम? देखिए, जब कोई सुपर प्लेयर होता है ना तो उसको थोड़ा सा अगर उसका बैट पैच आया हो तो वो वापस आ जाता है। और विराट कोहली एक सुपर बैट्समैन है और उसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनको एक प्रैक्टिस चाहिए थी और मेरे ख्याल से इनको प्रैक्टिस मिल गई है। पाकिस्तान की बॉलिंग यकीनन बहुत बेहतर थी, उसके सामने वो खेले, रन बनाए, लेकिन इतना वो रिलैक्स नहीं नजर आया। लेकिन हांगकांग में उन्होंने टाइम टेक किया, उनके पास टाइम था, एक टीम थी और बॉलिंग थी। एक अच्छी प्रैक्टिस मिली, मैच प्रैक्टिस। और मेरे ख्याल से जो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें आगे परेशान करने वाला है पाकिस्तान को जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर 4 में जाएगा, और वो है सूर्या कुमार यादव का। सूर्या कुमार यादव दोनों मैचेस में जनाब बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेले, फिर जनाब हांगकांग के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेले। और जो उनका स्ट्राइक रेट है, कैरियर स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा है, 170 प्लस है। और फिर यहाँ पे 260 प्लस अच्छा, आप उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, साथ साथ उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां भी आपको दिखाते हैं, आइए। ठीक है, कल जो टाकरा होगा पाकिस्तान और हांगकांग का, उस पर भी डिस्कशन होगी, भारत की परफॉर्मेंस पर भी डिस्कशन होगी। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हारिस खान साहब, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक जी। कल बड़ा ज़बरदस्त और अहम मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का हांगकांग के साथ, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम गेस्ट हैं। 109 मैचेस खेल चुके हैं और अब क्वालिफाइड कोच भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। हारिस खान साहब किसी उसके तारुफ के मोहताज नहीं है। हारिस साहब, सबसे पहले वेलकम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और आर्य साहब, ये क्या कहेंगे, कल बड़ा अहम मुकाबला होने जा रहा है, कल बहुत ही ज्यादा आप क्या समझते हैं टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए? बिकॉज कल वो मामला है कि अगर हम हो सकता है इन भी हो जाए, हो सकता है आउट भी हो जाए, तो कल क्या समझते हैं हांगकांग के साथ मुकाबला है, कोई तब्दीली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखें, अब इन हो जाए और आउट हो जाए वाली बात, ये तो फिर मुआवजे वाली बात हो जाएगी कि मुआवजा हो गया कि हांगकांग ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये जो है, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं और रियलिटी पे बात करते हैं तो पाकिस्तान इज फार बेटर टीम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है वो काफ़ी कंसर्न है। आपका मेन बॉलर बाहर बैठा हुआ है जैसे शाहीन शाह अफरीदी। फिर उसके अलावा जो है नसीम शाह ने जिस तरह से जितने जज्बे के साथ गेम की, लेकिन फिटनेस का उसको भी प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ चांस दिया जा सकता है और नसीम को रेस्ट करवा के, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इंजरी कितनी है। तो फिर आप कोई भी अगर चेंज करना चाहे, असल में चेंज क्या होता है, टीम किस तरह से फॉर्म की जाती है, तरीकाकार ये होता है, अपोनेंट टीम को देखा जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस और जो पिच जिस पे मैच खेला जाएगा उसका बिहेवियर, उसके हिसाब से जो है टीम फॉर्म की जाती है आपकी 11 की। ये बेसिक्स है। मेरे ख्याल से हारिस साहब, हांगकांग की टीम है, लाइट तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जो टीम है और हमारा जो पोस्चर है और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हसनैन को, हसन अली को और हम दीगर खिलाड़ियों को ला सकते हैं और चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे सुपर 4 में सख्त मुकाबले होने जा रहे हैं। तो हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए हांगकांग के ख़िलाफ़। और आप नहीं समझते कि हमें जो है बाबर को या रिजवान को रेस्ट दे देना चाहिए, या हमें जो है हसनैन के साथ जाना चाहिए, नसीम शाह को, अगर चाहे वो फिट हैं और बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर रेस्ट दे दिया जाए और हसन अली के साथ जाया जाए और धानी को भी रेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि हसन अली अगर परफॉर्म कर लेते हैं इस ग्राउंड पे तो हमें आगे फ़ायदा हो सकता है। आप दो बातें कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने कहा कि बाबर को रेस्ट दे दिया जाए और रिजवान को रेस्ट दे दिया जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो क्यों दे दिया जाए उनको रेस्ट? एक कप्तान और एक आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट कीपर है। देखिए, तो रिजवान को तरह से क्रैम्प आए टीम को थे और उनकी थाई में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। वो खेल रहे हैं और खिलाया जा रहा है, जिस तरह आपको शाहीन शाह अफरीदी को आप खिलाए जा रहे थे जबकि उनकी इंजरी थी, फिर आपने उनको रेस्ट भी नहीं करवाया और अब उनकी इंजरी बड़ी डिफरेंट और बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है। और हमें तो वर्ल्ड T20 में भी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो हमें काफ़ी परेशानी है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जो फिजियो साफ होता है टीम के, वो उनका जो है फिटनेस टेस्ट लेता है मैच शुरू होने से पहले। तो उसमें कई तरह की रूटीन एक्सरसाइज होती है, भगा के देखा जाता है, रनिंग करवाई जाती है। तो उसके बाद वो जो है एक रिपोर्ट दे देता है हेड कोच को कि जनाब मेरी नजर में ये फिट है या नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो खुद प्लेयर होता है, वो अपने बारे में बताता है कि वो कितना फिट है, आया कि वो मैच के लिए फिटनेस की पूरी है कि नहीं है। और ये ईमानदारी से बताना होता है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये हमने देखा कि कुछ प्लेयर जो है अपनी फिटनेस को, जो कि 100% नहीं होते, वो अपनी फिटनेस को जो है वो छुपा लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। नंबर 2, अच्छा, ठीक है हारिस साहब, इस पे भी कोई आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल यकीनन बहुत अहम मैच होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, तो क्या समझते हैं आप ओपनिंग जोड़ी में इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? बिकॉज मिकी आर्थर ने भी इस हवाले से कहा है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए जी, आपका जो स्टैट्स कहता है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड आपका कह रहा है, उसमें ये दोनों की जोड़ी बड़ी कामयाब हो गई, रिजवान की और आपके कप्तान की। तो क्या जरूरत है उसको चेंज करने की? जब एक चीज जो है आप टेस्टेड हैं और वो सक्सेसफुली टेस्टेड है, उन्होंने रन करके दिए हैं और उनकी रेपो भी ऐसी है, तो हम किस लिए तो ये चेंज करेंगे? क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने फॉर्मर कोच ने बात कर दी है।
तो यहाँ भी लोग कोई अकल के बगैर नहीं बैठे हुए, कुछ देख के ही बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका है, दोनों ओपनिंग बैट्समैन आपके सक्सेसफुल बैटर हैं और अच्छा आपको हारिस अच्छा साहब, साथ स्टार्ट। साथ ये भी तो एक इशू चल रहा है ना, एक हेल्थ के भी बड़े इशू, फिटनेस के भी बड़े मसाइल चल रहे हैं टीम में, और साबिक क्रिकेटर्स जो हैं उनकी जानिब से कंटिन्यूसली कहा जा रहा है कि शाहीन को जो है वो उनको सही तरह से उनकी टेक केयर नहीं की गई, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह से है। और दूसरी बात यह कि जब मैंने एक बात आपको पहले कही थी कि प्लेयर से पूछा जाता है कि आप फिट हैं कि नहीं। पहले तो आपका फिजियो बताता है कि आपकी फिटनेस है कि नहीं है, फिर आपके प्लेयर से पूछा जाता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। जैसे शाहिन शाह अफरीदी को देखा गया कि उससे बहुत ज्यादा उसने मैच खेले और सारे फॉर्मेट का वो मेन प्लेयर था, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। वो जो है आपकी टीम से बाहर नहीं हो रहा था, हालांकि वर्क लोड के हिसाब से सबको जो है मैचेस दिए जाने चाहिए। हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि हमारा प्लेयर जो है वो नहीं सुन रहा होता, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नहीं जी मैंने खेलना है मैच, मैंने खेलना है। अच्छा, वो प्लेयर कुछ इस किस्म का होता है कि इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, परफॉर्मर होता है, तो फिर वो उसकी बात जो है, तो लेकिन हारिस ये यहाँ साहब, पर कभी हमारे कभी अंदर जैसे जाहिद, मोहम्मद जाहिद बॉलर थे, उन्होंने कहा कि मुझे, जब मैंने बताया कि रमीज़ राजा को कि मेरी इंजरी है और मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसके बावजूद रमीज़ राजा ने उनसे कहा कि नहीं तुम्हें खेलना है, और उन्होंने उनको खिलाया और फिर उनका कैरियर ख़त्म हो गया। तो क्या ऐसा भी तो होता है ना कि कैप्टन कहता है कि ये मेरा मेन बॉलर है, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच है या स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ मैच है, तो मैं इसको तो बाहर नहीं करूँगा। जबकि जो दुनिया की टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का एक प्लान होता है कि वो हर मैच में ज़रूरी नहीं होता कि खिलाएं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ मुकम्मल होती है और उन्होंने हर क्या रिप्लेसमेंट बनाया होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एकेडमी भी बन गई, कोचेस भी बन रहे हैं और कारकर्दगी बेहतर हुई है। ये नहीं कहूँगा कि कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हमारी बेंच स्ट्रेंथ एक्यूरेट नहीं हो पाई है। देखिए, ये मसला आपको काफी अरसे से है कि बैंक स्ट्रेंथ पे जो है आपके पास लड़का अवेलेबल नहीं होता है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स में हो, चाहे वो बैटर्स में हो। ये अनफॉर्चुनेट है बहुत। लेकिन आप उस कल्चर से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि वो डेवलप कल्चर है। आप न्यूजीलैंड को ले रहे हैं या इंग्लैंड को ले रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया को ले रहे हैं या इवन साउथ अफ्रीका को ले रहे हैं, हालांकि बहुत लेट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को बड़ा ही मजबूत करके रखा। अभी अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट का जो है रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत कम, ना होने के बराबर है। पिछले 3 साल से मैं नहीं होते हुए देख रहा क्रिकेट को। लेकिन हारिस, आप आपके तो पास क्लब जो कह रहे हैं, आपको मैं जो तो परफॉर्मेंस स्ट्रीट क्रिकेट पाकिस्तान भी की कम नजर होते हुए आती है, देख रहा हूँ। मैं आपको जरा ये रीजन दे दूं। ये जो पाकिस्तान की आपको जो भी परफॉर्मेंस नजर आती है, जो इंटरनेशनल मैचेस में एक्सेप्शनली कभी पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाता है और किसी दिन जो है ना वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं, यानी कि जो है आप अपनी जीत को बरकरार नहीं रख अच्छा, पाते टाइम लंबे अरसे थोड़ा तक। सा शॉर्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि हारिस साहब की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए हारिस साहब इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से एक बात ये कही जा रही है कि शोएब मलिक की कमी है स्क्वाड में, तो आने वाले अब T20 में भी क्या समझते हैं? अभी की बैटिंग लाइन देखने के बाद शोएब मलिक का कोई जगह बनती है, उनको होना चाहिए वाकई स्क्वाड में? देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात का एडवोकेट रहा हूँ कि अगर कोई भी प्लेयर हो, वो उसकी उम्र 40 साल भी हो जाए, अगर वो फिट है, फॉर्म में है और टीम के लिए ये उसकी यूनिटी है, तो उसको जरूर खेलना चाहिए अपनी नेशन के लिए। आप खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। मुझे याद पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक ओपनिंग बैट्समैन खिलाया था, 37 ईयर्स का वो था, उसको उन्होंने चांस दिया और उसने 100 पे 100 कर दिए। उन्होंने ये देखा कि उसकी फॉर्म कैसी है, फॉर्म अच्छी थी, उसने चांस दे दिया। जहां तक शोएब मलिक की बात है, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। और मेरी नजर में 4-5 प्रोफेशनल क्रिकेटर गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। प्रोफेशनल की बात करूं, ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई इशू नहीं है, लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ हारिस खान साहब मौजूद थे जो कि अपना कीमती तज्जिया हमें दे रहे थे, लेकिन अभी हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक जी। जो तो बातें जारी हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज ने कल कुछ अहम बातें की हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दुबई में तो वैसे भी जो है स्पिनर्स के काफ़ी अहम रोल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में ये है कि इधर स्पिनर्स की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर पे है, क्योंकि मिडल में विकेट्स चाहिए होती हैं और वो सारी चीज़ें उसको लेकर उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। शाहीन तो इंजर्ड हुआ है डेफिनेटली, बट यह है कि नसीम शाह को इंजरी कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम है। वो बस थोड़ा सा वेदर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल फिट है और इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे नेक्स्ट गेम्स में। जिस तरह से पहला मैच हुआ है उससे तो काफ़ी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है और जैसे वर्ल्ड कप में भी हम इनके अगेंस्ट जीत चुके हैं, तो मोरल काफ़ी आई है और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आएगा तो डेफिनेटली उसको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, तो मोहम्मद नवाज की टॉक आपने सुनी, वो भी यही कह रहे हैं कि कल क्या कुछ हुआ और लास्ट जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने ओवर करवाया उस पर भी बात की। हारिस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब क्या कहेंगे, बात आपने सुनी है उनकी, उन्होंने कुछ क्लैरिफाई भी किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस डिसीजन को नहीं बैक करूंगा जो इन्होंने आखिरी ओवर करवाया, क्योंकि इंडियंस बैट्समैन का आपको हमेशा पता है और इस इंडियन साइड का जो अभी मॉडर्न डेज की जो क्रिकेट की जो टीम है इंडिया की, वो बहुत मजबूत टीम है। वो भले वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो इक्वली गुड खेलते हैं उस पे। और जब के जो आपका इतना प्रोफाइलिक बैट्समैन सामने खड़ा हो, उसके बाद जो है आखिरी ओवर कराना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था। हाँ, इनको कैलकुलेशन अपनी सही रखनी चाहिए थी कि नसीम शाह या हारिस रऊफ को आखिर में हमेशा रखना चाहिए था कि फास्ट बॉलर जो है वो उसके यॉर्कर्स और स्लो बाउंसर्स जो है वो बड़े डिस्ट्रैक्टिव साबित होते हैं। तो स्पिनर जो है वो पांड्या ने जो है आपने देखा कि पहली उस पे बॉल पे उसने आउट किया, और अगर ये 14 रन भी होते लास्ट ओवर में तो वो इतना केपेबल बैट्समैन है कि वो 14 रन भी आपको बना के दे देता। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो डिसीजन ही जो है वो गलत था कि आखिरी ओवर नवाज से करवाना। तो सही कह रहे हैं कि था, क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से इफ्तिखार से या खुशदिल से एक दो ओवर करवा के फास्ट बॉलर्स के ओवर बचाए जा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लो स्कोर था और इंडिया की टीम को देखते हुए फिर जो हमें प्लेंटी लग गई, एक फील्डर हमें अंदर लेके आना पड़ा, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई आखिरी के 4 ओवर्स में। आप नहीं समझते कि हमें कैलकुलेटेड सिस्टम भी रखना चाहिए और देखना चाहिए कि 90 मिनट में हम सारे ओवर करवा लें, ड्यू जो लॉ हम लोग चलें, तो काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हर प्लेयर को रियलाइज करना चाहिए कि इंटरनेशनल जो है रूल्स क्या हैं, और अगर हम इस तरह से नहीं अप्लाई करेंगे अपने आप को तो टीम सफर कर सकती है। और जैसा कि आपने कहा वो सफर किया कि आखिरी 2-3 ओवर में जो है वो 5 फील्डर आपको अंदर रखने पड़े और एक बाउंड्री का जो था वो काफी बड़ा गैप आ गया, तो जिसकी वजह से ये आपको नुकसान उठाना पड़ा। फिर आपकी कैलकुलेशन, आपने बिल्कुल बजा कहा कि आपकी कैलकुलेशन क्या थी कि आपको पता होना चाहिए कि इतने मिनट में एक ओवर खत्म करना है और इतने घंटा 1 घंटे 20 मिनट में आपने सारे तमाम ओवर कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी क्विक चेंज, इसीलिए कहते हैं कि क्विक चेंज करो और बॉलर अपनी जगह पे जल्दी जाए और हर फील्डर अपनी जगह पे जो है जल्द से जल्द पहुंचे। अच्छा, यकीनन हारिस साहब, कैलकुलेशन का तो बड़ा मसला है, ओवर किसके कराना है ये भी कुछ पता नहीं होता। साथ साथ इस पे ही बात करेंगे, लेकिन हारिस साहब इस पे ज़रूर बताइएगा, कल विराट की जैसी परफॉर्मेंस रही, विराट लग रहा था कि अपने ट्रैक पर वापस आ गए। उससे पहले जब कल के मैच से पहले ये डिस्कशन सामने आ रही थी कि जी विराट को होना नहीं चाहिए, शायद एशिया कप में उनको मौजूद नहीं होना चाहिए, या वो किसी दबाव का शिकार है, डिप्रेशन है। उनकी वाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही थी कि शायद उन्होंने कोई बात उनके ऐसे इन्फ्यूज़ की है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। क्या कहेंगे, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैदान में बड़ी फॉर्म में नजर आए, बड़ा अच्छा खेले। देखें, एक तो सीधी सी बात है कि जिस टीम के खिलाफ मैच था वो इतनी इफेक्टिव उनकी बॉलिंग नहीं थी। दूसरी बात ये हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि कहावत है कि जनाब जो क्लास है वो परमानेंट होती है, फॉर्म जो है वो बड़ी टेम्पररी चीज है, फॉर्म आती जाती रहती है एक बड़े क्रिकेटर्स की भी। तो विराट जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा बैट्समैन रहा है, और उसकी आप स्टैट्स देख लें कि क्या है उसके स्टैट्स, वो प्रूव करता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। तो ऐसे जो है ना लम्हात आते रहते हैं प्लेयर की, उसमें भी यूनुस खान पे भी जो है
ऐसे लम्हात आए थे, लेकिन यूनुस खान ने जो पाकिस्तान के लिए वंडर्स किए वो आपके सामने है। तो मैं यही कहूंगा कि जो क्लास जो है वो परमानेंट रहती है और फॉर्म आने जाने वाली चीज है। तो अब अच्छी बात है कि विराट जो है अच्छे फॉर्म में वापस आए और उन्होंने बैटिंग की है और बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अच्छा, विराट की फॉर्म की तो बात कर ही रहे हैं। फॉर्म यकीनन आनी जानी चीज़ है और कल विराट ने मैदान में दिखाया भी। लेकिन अफगानिस्तान पे क्या कहेंगे? अफगानिस्तान शुरू से लेकर अब तक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, एक थ्रेटनिंग टीम के तौर पर लग रहा है कि अब मौजूद है। क्या कहेंगे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पे? देखिए, हमें बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए कि अफगानिस्तान इसी टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर रही है। अफगानिस्तान जो है ऑलमोस्ट जब भी पाकिस्तान का उनसे टाकरा हुआ है तो वो उन्होंने टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, हमेशा से ऐसा हुआ है। और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, एक एक प्लेयर पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप ये मैच को जीत पाएंगे। वरना जिस तरह से अफगानिस्तान इस वक्त बॉलिंग जो है उनके स्पिनर्स पकड़े नहीं जा रहे आपसे, तो आपने देखे दोनों बड़ी टीमें थी, श्रीलंका की और बांग्लादेश की, इतनी हल्की टीमें नहीं थी। उन्होंने जो है उनके बॉलर्स ने उन दोनों के बैट्समैनों को टाइट करके रखा और बार बार उनके प्लेयरों को आउट कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है इतने आराम से मैच जीत गया। और फिर उनके बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है। उनकी असल में शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट वो खेलते हैं वो उन पे जचती है, उनकी जो उनका एग्रेशन है अफगानिस्तान के लड़कों का और बच्चों का। मेरे ख्याल से अच्छा, राशिद हारिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हारिस, भी वो ज़्यादा होता है। अफगानिस्तान तो मेरे ख्याल से प्रॉपरली आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है। बीच में आयरलैंड से उनकी सीरीज हारे, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश को क्या हो गया है? बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है अब टू बात नहीं है। अगर देखा जाए 16 मैचों में से 14 हार चुके हैं। फिर श्रीलंका भी जो है 14 मैचों में से 10 हार चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस वो वैसी नहीं है जैसी हम कहते थे कि आइलैंडर्स हैं या बंगाल टाइगर्स हैं, तो वो नज़र नहीं आए इस पूरे अभी तक काफ़ी अरसे से। तो क्या हो गया आखिर इन दोनों टीमों के साथ? प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, एक बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का जो है कप्तान चेंज हुआ है और महमूदुल्लाह पहले कप्तानी कर रहे थे, अब कप्तान चेंज हुआ है। लाजिम बात है, दूसरा कप्तान आता है तो अपनी स्ट्रैटेजी अपनी टीम को रखता है। फिर इनके साथ दोनों टीमों के साथ फिटनेस के प्रॉब्लम भी रहे। और जहां तक श्रीलंका की टीम है वो मेरे ख्याल से न्यूली डेवलप्ड टीम है। उनके पास लड़के अभी जो है अपकमिंग लड़के हैं और आने वाले वक्तों में मैं ये कह सकता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में श्रीलंका की टीम जो है आपको बहुत टफ टाइम देगी दुनिया के क्रिकेट में। अच्छा, श्रीलंका की टीम अभी आप कह रहे हैं कि टफ टाइम देगी, तो अभी जो श्रीलंका और बांग्लादेश होगा उसका मुकाबला होगा साथ। कल जो है कल पाकिस्तान और हांगकांग का मुकाबला होगा। तो क्या देख रहे हैं टॉप 4 में, सुपर 4 में कौन क्वालिफाई कर रहा है चारों में से? देखिए, आज का तो मैच दोनों बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए डू एंड डाई वाला मैच है। अब प्रिडिक्शन इस तरह से है कि जो टीम उस वेरी डे पे नहीं, उस दिन बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छा करती है, भले उसकी अपोनेंट टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, जो टीम अच्छा करेगी इन तीनों उस फील्ड में वो कामयाब होगी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी जो है श्रीलंका मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो उनकी बैटिंग जो है वो इतनी नहीं कर पा रही। बांग्लादेश को मैं समझता हूँ कि शायद बांग्लादेश ये मैच जीत जाए। बिल्कुल, बांग्लादेश लग रहा है कि आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए हम फाइनल इजीली नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और भारत होगा। और वैसे भी सारे कह रहे हैं एक्सपर्ट कि अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान को या इंडिया को अफगानिस्तान ने हरा दिया तो ये कोई अपसेट नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपसेट इसलिए नहीं होगा कि आप हर चीज में परफॉर्मेंस देखें ना, और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें अफगानिस्तान की। ग्रेजुअली जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेशन शो की है अपनी परफॉर्मेंस में और जीत की जो परसेंटेज उनके पास है, तो वो उनको राइटली जो है इस पोजीशन पे लाती है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई हमें हल्का ना लो। और यकीनन वो टीम हल्की लेने के लिए, अगर जो भी टीम उसको हल्का लेगी वो फिर नुकसान में भी रहेगी। और नो डाउट कि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके लड़कों की फॉर्म है, स्पिनर्स और बैटर्स जो उनके परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी भी टीम को किसी वक्त भी जो है बहुत टफ टाइम दे सकती है, और चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो।
अच्छा आरिफ साहब, उमर गुल और यूनुस खान की जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इससे कितना आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है, कितना इन्फ्लुएंस है इन दोनों का? देखें, उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उमर गुल बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है और T20 क्रिकेट में तो एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है उमर गुल ने पाकिस्तान के लिए। बहुत एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए वो अफगानिस्तान की टीम में, फिर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। आसानी ये है कि एक ही कल्चर के लोग हैं जो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज्यादा, तो उमर को उनको सिखाने में और उनको समझने में उमर को तो आसानी रहती है। इसलिए ये कोच के लिए बड़ा आसान हो जाता है दूसरी टीम को समझाना जो कि अपने कल्चर से हो, अपनी जबान से हो। तो अच्छा, वो बहुत वैसे आसान हो हारिस जाता है। आप इसलिए फारूकी जो है को देखें ना, performance भी अफगानिस्तान के जो बॉलर हैं फारूकी, वो तो ऐसा लगता है कि उमर गुल ही हैं, जो उनका स्टाइल है, जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, तो ऐसा लगता है कि उमर गुल का जो है वो सेकंड वर्जन आया है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं फारूकी भी, और फिर मुजीब भी है और नजीब भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बट उमर गुल और उससे पहले इंजमाम और उससे पहले ज़्यादातर पाकिस्तानी, कबीर खान, तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानियों ने काफ़ी काम किया। पाकिस्तानी अक्सर खिलाड़ी उनके साथ अटैच रहे, लेकिन राशिद साहब ये और बात है उमर कि गुल हम लोग इसका फायदा नहीं उठाते। हारिस साहब सही कह रही हूँ? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो प्लेयर जिस चीज की अपनी फील्ड में माहिर होता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरिट का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान के अंदर वो ना होने के बराबर है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि राइट, हमेशा से मैं पिछले 22 साल से बोलता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है मेरिट को प्रिवेल होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और जब आप उस राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब जॉब दे दें उसको, तो उसको टाइम लिमिट जरूर दें कि जनाब मैं 1 साल का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, फिर तुम्हें देखता हूं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है, जो तुम्हें कहा गया है उसके हिसाब से है कि नहीं है। फिर आप 1 साल देने के बाद उसको फिर असेस करते हो उसकी परफॉर्मेंस को कि हाँ जी, जो इनको टास्क दिया गया था ये अप टू द टास्क है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको उससे शुक्रिया कर दिया जाए और किसी दूसरे आदमी को चांस दिया जाए। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि परफॉर्मेंस हो ना हो, या तो वो कंटिन्यू कर जाते हैं, या PR का सिस्टम पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि हमारे सिस्टम में है ये PR जो है ये हमारे सिस्टम में है, अनफॉर्चुनेट है बहुत, लेकिन क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि PR तो चलती है और मेरे ख्याल से मुस्तकबिल करीब में भी ख़त्म होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। एकेडमियों में भी वही हमारे पास से कोई फिनिश्ड किस्म की प्रोडक्ट नहीं आ रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो नसीम शाह का जो फिटनेस प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं उनको, और वो इन और आउट होते रहते हैं। फिटनेस प्रॉब्लम वहीं पे वैसे की वैसी है, 1 मैच 2 मैच के बाद वो फिर फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो ओवरऑल इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कोचिंग, और फिर खिलाड़ियों की भी मेरे ख्याल से उनको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से खिलाड़ियों की सिर्फ कोच और मैनेजमेंट ही की हमेशा जो है इस्तेसाब नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों का भी होना चाहिए कि अच्छा, भाई हफीज आप ने भी अपनी ये कहा है प्रैक्टिस कि क्यों नहीं खिलाड़ी करते? भी जिम्मेदार हैं, और यकीनन अगर मेडिकल बोर्ड के किरदार की भी बात करें तो उसके किरदार पे भी एक सवालिया निशान है मेडिकल बोर्ड पे। हारिस साहब क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि आप जो भी इंडिविजुअल है, हेलो आवाज आ रही है? जी जी, हारिस आपकी साहब आ आवाज़ रही आ है। रही है। जो भी इंडिविजुअल है, वो कोई फास्ट बॉलर है या बैटर है, उसको अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखना है। ये जो है एक इंडिविजुअल एक्ट है जो कि फिटनेस, फील्डिंग, ये आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंप्रूव होगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शुरू से लेकर नहीं कि बेस आप क्लब क्रिकेट से लेके और ऊपर तक आ जाएं, तो कॉन्सेप्ट जो है फिटनेस का बच्चों का इतना है नहीं। आजकल थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना फिटनेस का, प्लेयर का, किसी भी एथलीट का, वो जो है वो पाकिस्तानी अभी थोड़े से उससे नीचे हैं। तो ये अच्छा इंडिविजुअल हारिस, हमेशा से बॉडी फिटनेस और मैच फिटनेस दो मुख्तलिफ चीजें। चीज़ें। नेट पे बॉलर्स उतनी मेहनत नहीं कर रहे, जैसे माजी में आपने भी क्रिकेट खेली, जब फर्स्ट क्लास खेलते थे नेट पे बहुत काम करते थे। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते थे। लिहाजा अब अगर फिटनेस की बात करते हैं तो वो जो है सेंट्रली एयर कंडीशन जाके जिम को फिटनेस समझते हैं।
और मैच प्रैक्टिस और मैच फिटनेस ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बॉडी फिटनेस और मैच फिटनेस थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि आपको नेट पे भी काम करना है, सिर्फ जिम में जाके फिटनेस पे और बॉडी और मसल्स नहीं बनाने, बल्कि मेरे ख्याल से ग्राउंड में और नेट पे भी प्रैक्टिस करनी है और प्रॉपर करनी है। वो मुझे कहीं ना कहीं लैक नज़र आ रहा है। आपका पॉइंट अपनी जगह सही है कि आपने बॉडी बिल्डर थोड़ी बनाने, आपने हर फॉर्मेट के T20 का, ODI का और टेस्ट क्रिकेट का, इसमें आप देखें कि टाइम कितना कंज्यूम होता है। और अब तो इतनी क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है और इतनी इसमें साइंस इन्वॉल्व हो गई, इतनी रिसर्च आ गई है क्रिकेट के अंदर कि आप जब जाते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तो आपका पल्स रेट चेक होता है, आपकी हार्ट बीट चेक होती है जब आप जा रहे होते हैं अंदर फील्ड में। और जब आप पूरा दिन खेल के वापस आ रहे होते हैं तो उनके पास सारा डाटा होता है कि आप आज फील्ड में कितने स्टेप भागे हैं, यानी कि आपने कितनी रनिंग की है। अब रनिंग कितनी की है आपने, अगर स्टेप भागे 7 मील भागे या 10 मील भागे या 12 मील भागे आज आप, तो उसके हिसाब से फिर उनको जो है उनकी रिलैक्स कराया जाता है, उनको बाथ टब में बिठाया जाता है, उनको फ्रीज किया जाता है, जो लैक्टिक एसिड होता है बॉडी के अंदर जो फैलता है, जो कि फटीग यकीनन इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा लेकनेस देखने में आई। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आगाज़ होगा, कल इसी टाइम आपको मिलेंगे जब बात होगी पाकिस्तान और हांगकांग के मैच के हवाले से, लेकिन यहाँ पे दीजिए इजाज़त।